आज की क्लास है हमारी क्लास 11th की ऑसिलेशन एंड वेव्स का। ये हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव्स का ये हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है उसका एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़ा था। ऑसिलेशन एंड वेव्स में हमने सबसे पहले ऑसिलेशंस पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पीरियोडिक मोशन था। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है जिसका एक फिक्स्ड मीन पोजीशन होता है और इसी फिक्स मीन पोजीशन के अराउंड ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। ठीक है। इसके अलावा हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, या जिसको हम सिर्फ पीरियड बोलते हैं, पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ये टाइम पीरियड क्या होता है? ये टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम में एक ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट रिपीटेशन या जो भी उसका ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है वो टाइम जिसमें एक चक्कर कंप्लीट होगा। फ्रीक्वेंसी होता है कि हमने आपको आप टाइम दे दिया कि 10 मिनट है, अब आप मेरे को बताओ 10 मिनट में कितने चक्कर होंगे, तो मान लो 100 चक्कर होंगे, तो 100 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितने टाइम में? 10 मिनट में। ठीक है। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था पीरियोडिक फंक्शन के बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। पीरियोडिक फंक्शन की हमने एग्जांपल आपको दी थी f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x की, एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन साइन x होता है और साइन x का जो पीरियड होता है वो होता है 2π, यानी कि साइन 2π पे अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। ठीक है। इसका मतलब साइन x किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 2π के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली हमने डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल बताया था? xt इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई के इक्वल। ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हमारा cos, साइन और cos जो होते हैं हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो हमारा cos भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो t इज इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा होता है। इसका मतलब xt इज इक्वल्स टू x t प्लस t हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू t प्लस 2π बाई ओमेगा हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी रिवीजन थी, अभी तक की हमारी रिवीजन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सारा हो गया। आज के लेक्चर में देखो हमें पढ़ना क्या है। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर 2। इसमें हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी हमारा टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक मोशन, और क्या पढ़ा था हमने? पीरियोडिक मोशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? ऑसिलेटरी मोशन। तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करता है और अपने आप को जब रिपीट करता है तो अब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ही अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन ही होता है एंड इसकी एक मीन फिक्स पोजीशन होती है और उसी मीन फिक्स पोजीशन के अराउंड ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको अभी आगे स्लाइड्स चलाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके पीछे डिस्कशन करना चाहता हूँ। क्या है हमारा सिंपल हार्मोनिक
मोशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या है कि इट इज़ अ मोशन, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है, पर इसमें क्या खास बात है, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन which happens under the influence of restoring force. तो क्या होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन होता है जो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से होता है। इसकी अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल आप ले लो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम या फिर हेलिकल स्प्रिंग या सिर्फ सिंपल में स्प्रिंग का जो मोशन होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है। अभी इसकी एक और डेफिनेशन है, एक पीरियोडिक मोशन। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन in which the displacement is a sinusoidal function of time। एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसकी डिस्प्लेसमेंट साइनोसाइडल या कॉस से या तो साइन या तो कॉस का फंक्शन होगा एंड उसमें वेरिएबल क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, समझ आया, इतना अंडरस्टैंड हुआ। पीरियोडिक मोशन जिसकी डिस्प्लेसमेंट साइन या कॉस का फंक्शन होगा उसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी देखो, अभी मैं आपको साइन का फंक्शन और कॉस के फंक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये मान लो एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, एंड ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, ऐसा ही होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली 0 है, देन 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री एंड देन 270 डिग्री, 90 का गैप चल रहा है। 270 के बाद क्या आएगा, 360 डिग्री, उसके बाद 450 डिग्री, उसके बाद 540 डिग्री, उसके बाद 630 डिग्री। इतना काफ़ी है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि ऑसिलेशन एंड वेव्स में जब भी हम 180 डिग्री की बात करेंगे तो उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारा पाई कितना है, 180 डिग्री, तो ये हमारा पाई है। ठीक है, तो देखो 90 180 का आधा होता है, तो 90 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से जैसे अब पाई में 90, 180 में 90 प्लस करोगे तो 270 है, तो पाई में पाई बाई 2 प्लस करोगे तो ये 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। यहाँ पे फिर 2 पाई बन जाएगा, ऐसे ही सेम चलोगे ये 5 पाई बाई 2 बन जाएगा, फिर ये 3 पाई बन जाएगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, 2 पाई में पाई बाई 2, हाँ 5 पाई बाई 2, फिर और 2, हाँ 3 पाई बाई 2, एंड देन ये क्या बन जाएगा, ये 7 पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। बिल्कुल सिमिलरली कॉस के लिए भी ऐसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कॉस एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। 0, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई और फिर 7 पाई बाई 2। अगर आप चाहो तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ वाला सेक्शन है इसको स्किप कर सकते हो, बट इसको एक बार देख लो ताकि आपको आगे
वेव्स में एंड 12th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अभी इसको एक बार अच्छे से देख लो। पाई को हम क्या मानते हैं? पाई को हम 180 डिग्री मानते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, अब हम वापस आ जाते हैं साइन पे। साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे -1 है, ठीक है। 90 पे वैल्यू क्या होती है? साइन की 1 होती है, ठीक है। 180 पे वैल्यू क्या होती है साइन की? 0 होती है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर कलर चेंज होता है, एक सेकेंड, हाँ नहीं होगा अभी, कलर चेंज नहीं होगा, देखो। एंड साइन एक्स 180, 270 में कितनी होती है? -1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इस 3π/2 को मैंने मिटा दिया, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। फिर 360 पे वापस 0 हो जाएगा, 450 पे वापस 1 चढ़ जाएगा, कितना चढ़ जाएगा? 1। 540 पे वापस 0 हो जाती है वैल्यू, 630 पे ये वापस से -1 वैल्यू हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, साइन 180 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 270 पे -1 हो जाती है, फिर 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 0 होती है, फिर -1 होती है। 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, पहले 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, -1 से 0, 0 से 1, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। ये ऐसा ग्राफ बन गया साइन का, ठीक। अब कॉस की बात देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। साइन कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 हमारा 1 होता है, कॉस 0 हमारा 1 होता है, बस। उसके बाद 1 के बाद कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, 0 के बाद कहाँ जाएगा? -1 पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? 0 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे, फिर -1 पे और फिर 0 पे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये पहले ऐसे नीचे के लिए आया, फिर ऐसे ऊपर के लिए आया, फिर नीचे के, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे गया एंड फिर यहाँ पे 0 चला गया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड, जस्ट देख लो कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं एक बार प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो। ये है हमारा साइन एक्स और ये है हमारा कॉस एक्स। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। कॉस का ग्राफ हमारा देखो, ये हमारा साइन एक्स है, ये हमारा कॉस एक्स है। साइन का ग्राफ कहाँ से चढ़ रहा था? 0 से जा रहा था, है ना। 0 से ऐसे पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये कहाँ से? 1 से जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखो, अगर ये 0 से जा रहा है और ये 1 से जा रहा है, तो ये डिफरेंस देख रहे हो? कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, देखो लग रहा है कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर ये नीचे वाली जो ग्राफ है इसको बराबर ऊपर डाल दोगे तो आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कुछ डिफरेंस लग रहा है ना, उसी डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। अभी खैर आगे देखो, जो इनकी हाईएस्ट डिस्टेंस ये होता है, इस हाईएस्ट डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। इस हाईएस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या है? एक हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है, एक हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है, एक हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है। ये आगे भी आएगा, ठीक है। कभी देखो, ये ऐसे टाइम आगे के लिए बढ़ रहा है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर धीरे 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 घट रही है। पेंडुलम को देख लो, जब ऐसे है एक मूवमेंट पे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। पहले धीरे 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 इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये एंगल धीरे 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 बढ़ेगा और जब एक्सट्रीम पोजीशन आएगी तो मैक्सिमम हो जाएगा।
ये पहले यहाँ 0 पे था, मीन पोजीशन है, यहाँ पे था, फिर ये धीरे धीरे जब यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ से ग्राफ थोड़ा यहाँ बना, ठीक है, यहाँ बना, फिर ये ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया, ये धीरे धीरे चलते चलते यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया, एम्पलीट्यूड इसका आ गया, ठीक। ये ग्राफ और यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऐसे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट की मूवमेंट ये है, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन में वो मूव करेगा तो यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर जब ये यहाँ के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो धीरे धीरे इसकी डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ेगी, यहाँ पे आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। सेम केस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये केस क्या है, हमने पहले ही पेंडुलम ऐसे टेढ़ा रख दिया, पहले ही पेंडुलम हमने ऐसे टेढ़ा रख दिया, जब टेढ़ा रख दिया फिर ये वापस आएगा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा रख दिया फिर ये वापस आएगा, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, बड़ी ऐसे रखा है अभी, जब इसको हमने छोड़ दिया वापस आया, फिर जब वापस आएगा फिर ये फिर से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और अपनी डिस्प्लेसमेंट को बड़ी कर देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था हमारा साइन और कॉस का, एंड मैंने अभी जस्ट आपको एम्पलीट्यूड का एक हिंट दिया, ठीक है। तो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा हमने। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने क्या बोला, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोला कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन होता है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन होता है जो अपने आप जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा होता है, ठीक है। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा पीरियोडिक मोशन होता है जिसकी डिस्प्लेसमेंट साइन का एक फंक्शन होता है एंड वेरिएबल टी होता है। इतना अंडरस्टैंड हुआ, ठीक। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। मोशन कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होता है, एक सेकेंड, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होता है, यस, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होता है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक फंक्शन होगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक होगा, यस। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन जो होता है, पीरियोडिक फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन साइन, उसके अंदर या तो साइन होता है या तो कॉस होता है, या तो उसके अंदर साइन होता है या तो उसके अंदर कॉस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया था x से, और ये फंक्शन होता है t का, ऐसे रिप्रेजेंट किया था। एंड हमने बताया था कि xt की वैल्यू कितनी होती है, a cos ओमेगा t प्लस फाई। इसमें देखो ये a दिख रहा है, ये a आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये a आपका एम्पलीट्यूड होता है कि मेन फिक्स पोजीशन से जो पेंडुलम है वो कितनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है, वो ये a है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। कॉस फंक्शन है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टी आपका गिवन टाइम है, और ये फाई आपका फेज डिफरेंस है, ठीक है। ये फेज डिफरेंस 0 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट फाई रख देना चाहिए इन केस अगर हमारा कोई वेरिएबल कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा तो फाई से वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम कहाँ थे, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट पे आ गए, xt a cos ओमेगा t प्लस फाई तक आ गए, ठीक है। तो देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट में साइन या कॉस तो आ गया, साइन या कॉस आ गया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, ठीक है। एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसकी डिस्प्लेसमेंट में साइन या कॉस आ जाता है वही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट, xt इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, यही है, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है,
अगर हमें वेलोसिटी, जस्ट इसे हम फिर से रिपीट करेंगे बट अभी देख लो, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, मान लो dx dt, ठीक है, सेम चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, d/dt ऑफ a cos ओमेगा t प्लस फाई के इक्वल आ जाएगा। अब क्या a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, d/dt cos ओमेगा t प्लस फाई आ गया। cos की क्या होती है, cos की क्या होती है आपकी डिफरेंशिएशन, cos की डिफरेंशिएशन आपकी होती है, cos की डिफरेंशिएशन आपकी होती है साइन। एक सेकंड वेट करो, मैं चेक करता हूँ कुछ। हार्मोनिक मोशन है, हाँ ठीक है, ए d/dt cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। तो cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन होती है, साइन ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन होती है। तो यहाँ पे ला लो माइनस ए d/dt, सॉरी d/dt हमने कर दिया, d/dt हमने कर लिया, माइनस ए, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो माइनस हमने लगा लिया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई, नहीं अभी नहीं हुई, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारी टी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, एंड एंगल पे टी के साथ साथ ओमेगा है, तो यहाँ पे हम इसके मल्टीप्लाई में ओमेगा लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लो, आपका जो वेलोसिटी है वी टी वो किसके इक्वल आता है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल, ठीक है। अभी हम एक बार एक्सेलरेशन के पास चले जाते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल है, ठीक है। आपका वी टी कितना आया था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपको एक्सेलरेशन के पास जाना है, ए टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ v, यही होगा। तो ये बन जाएगा d/dt ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा बाहर निकालो, d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। फिर साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस होती है, ठीक है। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस होती है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अब सेम डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुई, अभी नहीं क्योंकि टी के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा बाहर निकालोगे, ये ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है आपका, ए टी। अभी ज़रा आप ध्यान से देखो, इस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या ये यही तो नहीं, ए टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी तो नहीं है ना, एक्स टी हमारा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ही था। बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो, हम कहाँ से कहाँ आ गए इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन किसकी प्रोपोर्शनल है, ध्यान देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी जो एक्सेलरेशन है ना वो प्रोपोर्शनल है हमारे एक्स के, दिख रहा है, जो हमारी एक्सेलरेशन है वो हमारी प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के पास। इतना हमें याद रखना कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो साइन या कॉस का फंक्शन होती है। तो हमारा जो हमारा एक्स था वो किसके इक्वल था, वो हमारा एक्स था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल था,
x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई के इक्वल था। फिर हमने यहाँ से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी कितनी निकली डिफरेंशिएट करके माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर इसकी डिफरेंशिएशन फिर से कर दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। हमारी एक्सेलरेशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आ जाएगी। तो अब हम अपना लेक्चर एक्चुअल में अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, एक ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है जिसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल हो उसके डिस्टेंस के फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, यही फिक्स्ड पॉइंट वो मीन फ्री पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन किस पीरियोडिक मोशन में होती है, ऑसिलेटरी में होती है ना। तो इसमें देखो सब कुछ ही डाल दिया है। एक ऐसा मोशन along a straight line with an acceleration whose magnitude is proportional to the distance from the fixed point। इतना समझ आया कि हमने वो जो एक्सेलरेशन निकाला था at वो किसके इक्वल आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी के इक्वल आया था। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था हमारी डिस्प्लेसमेंट के। यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ अभी आ रहा है तो ठीक है। अभी देखो एक और डेफिनेशन, एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसकी डिस्प्लेसमेंट साइनोसाइडल फंक्शन ऑफ टाइम होता है। साइनोसाइडल फंक्शन का मतलब बस वो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, उसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो ऐसा भी चलेगा या तो ऊपर से भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसका ग्राफ ऐसा होगा तो वो पीरियोडिक भी होना चाहिए, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर वही लिया है, देखो हमारी डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को ए साइन ओमेगा टी ले लिया, ठीक है। प्लस फाइव इन्होंने फाइव को जीरो कर दिया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इन्होंने वी निकाल दिया ए कॉस ओमेगा, इन्होंने साइन का ही फंक्शन ले लिया, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने एक्स को क्या लिया था, हमने एक्स को ए कॉस ओमेगा टी ले लिया था, ठीक है। आपकी जो नोट्स हैं उसमें ए कॉस ओमेगा टी था, ये बाई चांस मैंने ए साइन ओमेगा टी ले लिया, तो कोई इसमें भी कोई इशू नहीं है, जस्ट चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ रहे हो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में आप चाहे साइन लिखो या कॉस लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने पहले कॉस लेके किया था, अभी यहाँ पे साइन लेके भी देख लो। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है, फिर v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ए साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एंड टी की डिफरेंशिएशन हो रही है बट टी के साथ ओमेगा भी है, तो यहाँ पे ओमेगा आ गया, तो v कितना आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, अभी इसको आप इग्नोर करो, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हमारा क्या था, हमारा आया था ए इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आया था, वही कॉस की जगह साइन आ गया, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था, तो ए कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही सेम चीज़ है। हमारा ए टी कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी आया था, और यहाँ पे भी आया, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप डिस्प्लेसमेंट के साथ साइन लेते हो या कॉस लेते हो, आपकी फाइनल वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। वेलोसिटी एंड जस्ट वो दिखेगा अलग बट होगा सेम नेचर, क्योंकि साइन और कॉस का नेचर सेम होता है, पहले 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, सेम नेचर होता है, इसलिए सेम ही एक्सप्रेशन जाएंगे। एक्सप्रेशन का मीनिंग सेम होगा, एक्सप्रेशन अलग अलग दिखेगी लेकिन एक्सप्रेशन का मीनिंग सेम होगा। अभी a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। जो भी एक्सेलरेशन होगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट के ही टुवर्ड होगी। देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, अभी देखो ये जो रेड लाइन दिखा रहा है ना, ये रेड लाइन आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रेड लाइन आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है,
ठीक है। आपका फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स होता है एम ए के इक्वल, है ना। इसका मतलब जो ए की डायरेक्शन है वही एफ की डायरेक्शन है, या जो एफ की डायरेक्शन है वही ए की डायरेक्शन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ के लिए लग रही है? ध्यान से देखो, रिस्टोरिंग फोर्स, इस एरो को ध्यान से देखो, चाहे मोशन जैसा भी हो, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस फिक्स्ड पोजीशन की ओर आ रही है ना। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन फिक्स पोजीशन पे आ रही है, फिक्स पॉइंट पे आ रही है, तो क्या एक्सेलरेशन की भी फिक्स पॉइंट पे आएगी? आंसर है यस। द फिक्स पॉइंट इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कह दो या मीन पोजीशन कह दो। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी हाँ देखो, हमारा ए किसकी इक्वल था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल था। बट ए किसकी इक्वल होता है? एफ अपॉन एम की होता है। क्यों? क्योंकि एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, तो एफ अपॉन एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए इजिकल्स टू एफ अपॉन एम लिख लिया। तो ए की वैल्यू क्या होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से जो एम डिनोमिनेटर में था, ये जो डिनोमिनेटर में था, इसको इस साइड लाया तो मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। तो f किसकी इक्वल आया? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को क्या कर लिया? के एक्स कर लिया, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, हमारा एक्स टी क्या था? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 था, ठीक है। हमारा वेलोसिटी कितना आया? वेलोसिटी कितना आया हमारा? डी बाई डी टी ऑफ एक्स, जो कितना आया था हमारा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 आया था। फिर हमारा एक्सेलरेशन कितना आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, जो किसकी इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी के इक्वल है, ठीक। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, ठीक। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो एफ किसकी इक्वल आ गया? एम ए के इक्वल आ गया। बट ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो एफ किसके इक्वल आ गया? एम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी एक्स, यहाँ पे एक्स है। तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को मान लो लेट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो एफ किसके इक्वल आ गया? के एक्स के इक्वल आ गया। या माइनस को आप लेट नहीं करो, माइनस इसको यहीं पर रखो, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो फोर्स है उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट ही होगा, ठीक है। जो भी डिस्प्लेसमेंट है फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। यही जो एक्सप्रेशन था इसको मैंने इधर पे 2 स्टेप हो गए, ये 1 स्टेप में ही हो जाता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे है, ये लाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। आपका जो पोजीशन है वो जब चेंज होता है, आपका रिस्टोरिंग फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। K इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इज द फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के और अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के। एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसका रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आया था, ठीक है। तो F डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, F डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। आपने देखा कि एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। सिमिलरली F जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। इसका जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो, F हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, K हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, X हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हमारी एक्सप्रेशन F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, ठीक है। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 डेफिनेशन आपको एक साथ देता है। एक ऐसा मोशन जिस स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड
डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट कौन सा है? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स पॉइंट के हमेशा टूवर्ड होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिक्स पॉइंट से बाहर भाग रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट फिक्स पॉइंट से बाहर भाग रहा है तो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कितना आया था, -ओमेगा² एक्स आया था ना, तो डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन है उस पर माइनस लगा लो, यानी कि उसका उल्टा ले लो, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी। अब मान लो ऐसे ये फिक्स पॉइंट है, इस लाइन पे फिक्स पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बाहर जाना चाहता है। अगर डिस्प्लेसमेंट बाहर जाना चाहता है तो एक्सेलरेशन इसकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो गई। एक ऐसा पीरियोडिक मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज अ साइनोसाइडल फंक्शन ऑफ टाइम, एक ये आ गया। फिर अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया, अब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन एंड वेव्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या एनालॉगस होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब वो कैसे होता है देखते हैं। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक सेंटर होता है, फिर ये टेंशन फोर्स आ गई इस थ्रेड पे, फिर ये जो बॉल है ये गोल गोल घूमती है। जब आप इसको गोल गोल घुमाओगे, आप फोर्स यहाँ के लिए लग रही है और बॉल यहाँ के लिए जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चले और उसकी जो स्पीड हो वो कांस्टेंट हो, तब उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऐसा लग रहा है कि एक पेंडुलम है, वो गोल गोल घूम रहा है, तो यही है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस ग्राफ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, इस एंगल को देखो, ये थीटा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, फोर्स अंदर के लिए लग रहा है, पॉइंट पी यहाँ पे है और वेलोसिटी वी यहाँ पे है। ठीक है, एक बार इसको फिर से रोटेट होने देते हैं, रिवॉल्व होने देते हैं। अभी जब वाई पे पहुंचेगा तब देखना, ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, आपकी एंगुलर अभी देखो, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक, और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे इसके पैरेलल जब आ जाएगा, जब इसके पैरेलल आ जाएगा, देखो ध्यान से, फिर यहाँ पहले इतना मैक्सिमम गया, फिर यहाँ मैक्सिमम से फिर धीरे 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 कम हो रहा है। पहले बढ़ रहा था, फिर यहाँ से घट रहा था। ठीक है, ऐसा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी देखो, सपोज कर लो कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन पे जा रही है, जिसका रेडियस ए है, यहाँ पे रेडियस ए है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एट t is equals to 0, पार्टिकल p is at point q on the circle। q मान लो यहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर ओ क्यू कहाँ पे बनेगा? पोजीशन वेक्टर ओ क्यू ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इतना समझिए। एंगल विद एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू फाई, ये एंगल कितना है? फाई है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी गिवन टाइम t। ठीक है, ये t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे था। अब कोई गिवन टाइम ले लो t, मान लो हमने ले लिया 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के बाद कहाँ होगा? पार्टिकल इज एट पॉइंट p, मान लो पॉइंट p यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे। ठीक, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? o से p जोड़ दो, o से p ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये एंगल कितना था आपका?
आई गेस फाई था, ओमेगा था, फाई रखा था, आ जाएगा। हाँ, ये एंगल फाई था एंड ये एंगल ओमेगा टी था, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, फाई प्लस ओमेगा टी। ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी ऑन द एक्स एक्सिस इज ओपी डैश। प्रोजेक्शन मतलब ये पी का ऐसे आप ये 90 डिग्री ऐसे इसको प्रोजेक्शन ले लो तो यहाँ पे ओ पी डैश बन जाएगा। ठीक है, इसको ये ओ पी डैश, ये प्रोजेक्शन है ओ पी की। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं एक्स टी क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। एक्स टी किसकी इक्वल आया, डिस्प्लेसमेंट आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल कितना है, फाइव प्लस ओमेगा टी है या ओमेगा टी प्लस फाइव है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए है अभी उसमें नहीं जाते, एक्स टी किसकी इक्वल आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर से हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी की। एंगल वाई एक्सिस पे 90 डिग्री माइनस वाई एक्सिस पे कितना बनेगा, अगर ये पूरा यहाँ पे फाइव टी ओमेगा टी है तो वाई एक्सिस से ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये यहाँ पे शो भी कर दिया 90 माइनस फाइव, सॉरी 90 माइनस फाइव प्लस ओमेगा टी। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली ऐसे 90 डिग्री माइनस फाइव माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसको ऐसे देखो तो प्रोजेक्शन क्या होगा वाई एक्सिस पे, ये ऐसे यहाँ पे पी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वाई टी इज टू ए कॉस 90 माइनस फाइव माइनस ओमेगा टी, वाई टी इज टू ए साइन। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस 90 माइनस फाइव प्लस ओमेगा टी, और हम जानते हैं कि cos 90 माइनस एक्स कितना होता है, वो होता है साइन एक्स। तो cos 90 माइनस फाइव प्लस ओमेगा टी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए साइन फाइव प्लस ओमेगा टी। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो cos आएगी, अगर आप वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो साइन आएगी। सेम चीज़ है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, आप डिपेंड करता है आप एक्स एक्सिस से देख रहे हो या वाई एक्सिस से देख रहे हो। वही जो मैंने पहली बात बोली थी ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी। इसका मतलब ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट साइन या कॉस का फंक्शन आ रहा है। एक्स टी भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, वाई टी भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिपेंड कर रहा है आप एक्स एक्सिस से देख रहे हो या वाई एक्सिस से देख रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, फोर्स भी हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा हमारा। अभी देखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका ये वाला वाई पे हम देख रहे हैं, किस पे, वाई पे देख रहे हैं। वाई पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है, ज़रा ध्यान से देखो। वाई पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या ऐसे चेंज हो रही है, यहाँ से पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। इस वाले पोर्शन में बढ़ रही है, इस वाले पोर्शन में घट रही है, इस वाले पोर्शन में और घट रही है, इस वाले पोर्शन में बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, आप देख सकते हो ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट, इस डॉट को ध्यान से देखो। यह आपकी जो हाइट है, पहले आपकी हाइट यहाँ से ऐसे बढ़ रही है और बढ़ रही है, फिर आपकी हाइट घट रही है और उसी का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये साइन का भी ग्राफ ऐसा ही बनता है और कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही बनता है। इसीलिए साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ जिस भी डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। देखो यहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऐसा ओमेगा टी बढ़ रहा है हमारा।
ठीक है। जैसे जैसे ओमेगा टी यहाँ के लिए बढ़ेगा, जैसे जैसे ओमेगा टी यहाँ के लिए बढ़ेगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। तो ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक डॉट है एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कर रहा है। तो इस ब्लैक डॉट को ध्यान से देखो, इस ब्लैक डॉट को ध्यान से देखो, यही ब्लैक डॉट है जो एक्चुअल में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। बट इस ब्लैक डॉट को एक्स एक्सिस से देखो, ये कितना ऊपर और नीचे जा रहा है, तो इसके पैरेलल एक ये ब्लू डॉट बना दिया, इसके पैरेलल एक ब्लू डॉट हमने बना दिया, है ना। तो ब्लू डॉट को अब देखो ध्यान से, ब्लू डॉट कितना एक्स एक्सिस से ऊपर और नीचे जा रहा है, जितना जा रहा है उसी को हमने यहाँ पे ग्राफ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जीरो एंगल, जब यहाँ पे ये जीरो एंगल था तब आपका एक्स एक्सिस पे कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, तो ये थोड़ा सा इधर आ गया। तो ये देखो 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे देखो ये डॉट यहाँ पे पहुँचता है तो आपकी हाइट मैक्सिमम चले जाती है, 90 डिग्री पे आपकी हाइट मैक्सिमम चले जाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आपकी हाइट, ये आपकी हाइट मैक्सिमम चले गए, ठीक है। फिर देखो इस 90 डिग्री से आगे बढ़ा तो आपकी हाइट धीरे 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 कम होगी, ध्यान से इस 90 पे पहुंचा, धीरे 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 आपकी हाइट कम हुई। तो आगे तो बढ़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रही है, आपकी हाइट धीरे 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 कम हो रही है, जीरो हो गई। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो हाइट है 90 में ये 90 जोड़ दो तो 180, पाई इक्वल्स टू 180 पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। इस ब्लैक डॉट को देखो, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे पहुँचा। बट एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी हाइट थी, ज़ीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी हाइट है, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री पे ये अपनी डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस से नीचे बढ़ा रहा है, मैक्सिमम कर रहा है। यहाँ पे भी ये नीचे ऐसे बढ़ गया, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, और फिर वापस से ये यहाँ पे ज़ीरो चला जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने एज साइन का ग्राफ बताया, तो यही था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में की थी, अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे मूव हुआ एक्स पे, ये मान लो ए है, ये पोजीशन पी है, वही सेम चीज़ आ गया, ये टी हमने टाइम पीरियड यूज़ कर लिया है, कोई इशू नहीं है। आफ्टर वन साइकिल माइनस, देखो हम जानते हैं कि एक्स टी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये ओमेगा टी प्लस 5 आपको पता है ना, पी डैश, इधर पी डैश तो चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेम ही चीज़ है। आप यहाँ एक्सप्रेशन पे देखो, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आफ्टर वन साइकिल ये टाइम पीरियड जुड़ जाएगा, जब एक पूरा मूवमेंट गोल गोल घूम लेगा तो टाइम पीरियड जुड़ जाएगा, बट इस टाइम पीरियड से कोई भी चेंजिंग होने वाली तो नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को आप कंसिडर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो हमें पता है कि v किसकी इक्वल होता है, डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होता है, इसको सॉल्व किया, हमारी वैल्यू ये आ गई, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये हमने पहले भी निकाला था, अभी फिर से आ गया। एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन भी हमने निकाल दिया है, ये रहा। तो v किसकी इक्वल था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 के इक्वल था। तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी, इसको सॉल्व किया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आ गया, क्योंकि एक्स टी हमारा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 था, तो ए हमारा इस ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की जगह एक्स टी डाल दिया, तो ए किसकी इक्वल आ गया, ए आ गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी के इक्वल, ठीक है। ये चीज़ हम कर चुके हैं। क्या बता रहा है, अगर हमारा एक्स टी ज़ीरो से बड़ा है, हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से बड़ा है, अगर एक्स टी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो हमारा ए नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से बड़ा है तो हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है। पर अगर एक्स टी यही हमारा नेगेटिव है, ये अगर हमारा नेगेटिव है, एक नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक्स टी हमारा नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है, तो हमारा नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा xt 0 से छोटा है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन ग्राफ्स को अगर देखते हैं, देखो हमें पता है कि हमारा xt किसकी इक्वल आया था, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव आया था। vt किसकी इक्वल आया था, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आया था। एक्सेलरेशन कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा टी प्लस फाइव आया था, ओमेगा टी है। तो ऐसा ग्राफ बनता है, देखो cos 0 पे 1 होता है, तो 0 पे 1 ले लिया, तो 0 से t ये पूरा टाइम पीरियड पे एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, है ना। तो जहाँ पे यहाँ पे था वहीं पे ये वापस पहुँच गया, उस बीच ये 0 भी जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाएगा और वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ध्यान देखो t/4 पे कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, t/4 इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। फिर t/4 जब और थोड़ा सा चलेगा, t मतलब पूरा एक चक्कर हो चुका है, ये पूरा एक चक्कर हो चुका है। इस पूरे एक चक्कर को, तो ये एक चक्कर पूरा हो चुका है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, पहले इतना, फिर वापस इतना, फिर इतना, पहले इतना, फिर वापस इतना, फिर इतना, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है। तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 4 हिस्से में से जो पहला हिस्सा है एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये ऐसे एंगल यहाँ पे थीटा है, तो जब मीन पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। जब मीन पोजीशन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। ये है 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा। फिर नेक्स्ट हिस्से में जब जाएगा तो वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर वापस आएगा, नेक्स्ट हाफ में वापस आएगा, 0 चला जाएगा, और फिर जब ये यहाँ से वापस आया, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर से मैक्सिमम चला जाएगा। ये आपका कॉस का ग्राफ बन गया। ठीक है। यहाँ पे ये जो मैक्सिमम हाइट दिख रही है, यही आपका ए होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड है ए। इतना समझ आया। वेलोसिटी का ग्राफ किस में, वेलोसिटी के साइन में साइन है ना, वेलोसिटी के ग्राफ में साइन है। वेलोसिटी के ग्राफ में साइन है, तो ये 0 पे साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है। तो यानी कि अगर देखो ये आपका मान लो पेंडुलम है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम होगी, लेकिन आपने वो डिफरेंस, वो टेबल जब पहले लेक्चर में टेबल पढ़ा था, वहाँ पे आपने देखा था कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है और जो पीरियोडिक मोशन होता है, उन दोनों के बीच का ये डिफरेंस होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। तो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे रखा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम, तो देखो यहाँ से मीन पोजीशन से जब ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा होगा तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, है ना। वेलोसिटी यहाँ से अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो घट रही होगी। तो ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे घट गई। जब घट गई, एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो। अब ये जब 4 हिस्से मैंने बताया था ना, 4 हिस्से, ठीक है, पहले यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो अब जब ये वापस आ रहा होगा, जब ये ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वेलोसिटी 0 हो। जब ये मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, जब ये मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, जब ये मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, जब ये मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, तो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये मीन पोजीशन से कहाँ जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखो यहाँ से छोड़ा, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम आई, यहाँ से मैक्सिमम आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, और फिर ये यहाँ से ऐसे आगे के लिए चला जाएगा, ये ऐसे यहाँ से
आगे के लिए चला जाएगा। जब ये ऐसे आगे के लिए चला जाएगा तो इसकी वापस एक्सट्रीम पोजीशन पकड़ ली, यहाँ से यहाँ पे 0 थी, फिर ऐसे ऐसे धीरे मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ से वापस जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। एंड फिर जब ये यहाँ से वापस मीन पोजीशन की ओर आएगा, फिर यहाँ से जब मीन पोजीशन की ओर आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर जब ये यहाँ से ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? हो गया आपका काम। और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना होता है? इसका एम्पलीट्यूड a ओमेगा है, इसका एम्पलीट्यूड a ओमेगा है। इतना अंडरस्टूड हुआ? अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन आपका देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कॉस पे अगर ऊपर लिया था, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिया, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है, ग्राफ है ये। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे मीन पोजीशन पे 0, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर मीन पोजीशन पे 0, ठीक है, वही सेम तरीके से। इतना अंडरस्टूड हो गया तो आपके ग्राफ्स भी क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स भी आपने पढ़ ही लिया है कि एक्सेलरेशन फोर्स इज यूज्ड टू एम ए की वैल्यू डाल दो, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ए किसकी इक्वल होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी की इक्वल होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो एफ टी किसकी इक्वल आया? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी की इक्वल आ गया, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को के लेट कर लो तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स टी के इक्वल आ जाता है। के यहाँ पे कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर हमारा के है। अगर हमारा k इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर है तो हमारा ओमेगा स्क्वायर k बाई एम हो जाएगा, यहाँ से हमारा ओमेगा रूट ऑफ k बाई एम हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बताया, क्योंकि देखो x जिसे हमने बताया था कि ए टी हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी है, तो जब जब जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी उसकी उल्टी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, वही यहाँ पे भी आएगा। एंड जब जब हमारा यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले हमारा एक्स टी पॉजिटिव है, अगर हमारा एक्स टी पॉजिटिव है, के भी हमारा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमारी फोर्स नेगेटिव चले जाएगी। अगर हमारा एक्स टी नेगेटिव है, एक्स टी हमारा नेगेटिव है, हमारा के पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी एक्स टी हमारा नेगेटिव है, एक्स टी हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारी फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, हेंस आल्सो कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जो हमारी जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब एनर्जी की बात कर देते हैं, या एनर्जी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।